तो आज तारीख है 21 दिसंबर, और 21 दिसंबर में जितने भी हमारे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें जितना भी करंट हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर आज के द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो दो ही ऐसी न्यूज़ें हैं जो हम लोगों के एग्जाम के लायक आई हैं, और फिर आधे से ज़्यादा फ्रंट पेज पे तो एडवर्टाइजमेंट भरा हुआ है। एक तो जो जम्मू कश्मीर की बात आई है, जो कमिश्निंग की जो सीट्स वगैरह है वो सब बढ़ने वाली हैं, और दूसरी जो वोटर आईडी को आधार से लिंक करने वाली न्यूज़ है। तो इन दोनों को ही कवर करना है, दोनों ही अच्छी न्यूज़ है। तो पहले तो हम बात कर ले रहे हैं जो बिना डिस्कशन के इलेक्शन लॉ बिल 2021 पास हो गया अमेंडमेंट में, जो आजकल लोकसभा में हो रहा है, बिना डिस्कशन के पास हो रहा है। तो हम जानते हैं हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो इस बिल को लेके आए थे, और इस बिल के तहत इलेक्शन के जो वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह हैं उनके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन में अंतर लाए गए हैं। बेसिकली ये है कि हम, और हाँ एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि जितने भी आधार कार्ड हैं तुम्हें उन सब के सब, अब तुम्हें अगर वोट भी डालना है ना तो अपने वोटर कार्ड के साथ में आधार कार्ड को लिंक करवाना पड़ेगा। अब ये किस वजह से कहा गया है? क्योंकि कहा यह गया है कि 2015 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इस चेंज की डिमांड की थी, और कहा था कि मल्टीपल वोटर इनरोलमेंट हो जाता है और एक एक आदमी दो दो जगह वोट डाल देता है, ऐसा ना हो इसलिए इसको जोड़ दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आधार केवल वेलफेयर स्कीम के लिए ही रहे तो सही है, उसे अगर तुम वोटर आईडी से जोड़ दोगे तो वो लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। फिर ऐसे लोग जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, या मान लो जिनके पास में वोटर कार्ड नहीं है, कोई भी एक चीज नहीं है, तो अगर तुम आधार कार्ड मैंडेटरी कर देते हो तो वो लोग वोट डालने से भी वंचित हो जाएंगे। मानो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाएगा फिर। तो इसको लेके काफी मुद्दा उठा काफी, कल राज्यसभा लोकसभा में हम लोग देखते हैं शोर शराबा हुआ, फिर भी बिल पास हो गया शोर शराबे में। और हाँ, और बाय द वे एक चेंज और ला दिया गया है कि पहले हम देखते हैं कि हर साल की स्टार्टिंग में ही लोगों के नाम वोटर आईडी वगैरह ये सब बनते थे, जोड़े जाते थे। तो इनको खत्म करने के लिए अब 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर साल में 4 बार वोटर आईडी में नाम जोड़े जाएंगे लोगों के। ऑल दो अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम आएगी, और जो UIDAI जो बेसिकली आधार कार्ड इन सबको निकालती है उसका भी इशू आएगा कि आपस में ये लिंक हो गए, और UIDAI का हम लोग देखते हैं एक बार डाटा हैक भी हो चुका है, तो ये सब प्रॉब्लमें बन सकती हैं। और UIDAI की बात करें तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, 2016 में ये बनाई गई थी संस्थान। और आधार की बात करें ना, आधार की स्टार्टिंग एक रेसिडेंशियल प्रूफ के रूप में हुई थी, ना कि एक सिटीजन के प्रूफ के रूप में। मतलब वही है ना कि तुम अगर आधार कार्ड लेके जाओगे ना कि बॉर्डर पे, तो वो कह देंगे अपना आधार लो और निकलो, सीधी सी बात है। सिटीजन प्रूफ नहीं है तुम्हारा आधार कार्ड, जैसा लोग समझते हैं कई बार कि आम आदमी का अधिकार आधार लिखा होता है, इस वजह से वो तुम्हारा केवल रेसिडेंशियल प्रूफ है, दैट्स ऑल। ऑल्दो हाँ, एक बात और बताई गई कल ही राज्यसभा में, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा, कि एक 13,000 करोड़ रुपए का जो एसेट्स थे विजय माल्या और नीरव मोदी के, उनको बेच दिया गया है और 13,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है डेलिमिनेशन जो कमीशन है उसको लेके, परिसीमन आयोग को लेके। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में रंजना देसाई जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत दिन से इलेक्शन भी नहीं हुए। कश्मीर में 46 कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीटें थी और जम्मू में 37। तो ये 37 से बढ़ा के जम्मू में तो 43 की जा रही है, और कश्मीर में केवल एक बढ़ाई जा रही है, तो 46 से 47 हो रही है। तो जम्मू में 43 हो जाएंगे और कश्मीर में 47 हो जाएंगी। अब इसको लेके जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू में नहीं, सॉरी, कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि अभी तक क्या है, ज़्यादा सीटें हैं कश्मीर में, तो ज़्यादातर जितने भी CM वगैरह बनते हैं वो कश्मीर से बनते हैं, लेकिन इसके बाद हो सकता है जम्मू से भी CM बनने लगे। ये एक प्रॉब्लम है। और बाय द वे अगर बात की जाए ना, तो परिसीमन की तो ज़रूरत है, क्योंकि एरिया बदला है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी घटी बढ़ी है, और हम देखते हैं कि आखिरी बार जो हुआ था वो 83 में हुआ था, तो उसके बाद बदलना जरूरी भी है। और हम कहें कि ये परिसीमन आयोग को किसके द्वारा बनाया गया, तो संविधान का आर्टिकल नंबर 82 है, जिसके द्वारा हम देखते हैं डेलिमिनेशन जो कमीशन है उसको बनाया जाता है। और ये पहले भी जम्मू कश्मीर बन चुका है, हाँ, 1952 में बना था, 63 में बना था, 73 में बना था, और बाय द वे 2002 में भी इस आयोग को बनाया गया था, लेकिन 2002 में कोई चेंजेस नहीं लाए गए थे, केवल बना था। अब
और सोचो इस आयोग की परिसीमन आयोग जो तय करता है कि कहाँ पे कितनी एमएलए वगैरह सीटें रहेंगी, इसकी शक्तियां कितनी ज्यादा होती हैं कि एक बार अगर इसने तय कर दिया ना कि यहाँ पे इतनी सीटें हैं, तो तुम उसको कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते, कोर्ट में भी नहीं कह सकते कि हाँ ये कम की जाए या ज्यादा की जाए, जो हो गया वो हो गया। और ये 3 लोगों का होता है बेसिकली आयोग। एक तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं इसमें, दूसरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है वो होता है, और तीसरा जो राज्य का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट होता है वो होता है। और वही है कि पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव समय समय पर हिसाब से चेंज होने चाहिए, तो उसके लिए बनाया जाता है। और 1996 में के गुप्ता आयोग था, उन्होंने आखिरी बार बांटा था, तब जम्मू कश्मीर और की जो सीटें हैं उनको चेंज किया गया था। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आज पेज नंबर 2 पे आई है द हिंदू के, जो आई है मतलब बेसिकली आई है लाल किले के बारे में। पहले हम लाल किले के बारे में थोड़ा जान लें। देखो, हम जानते हैं कि 1639 से 48 के बीच में लाल किला बना था। शाहजहां ने इसको बनवाया था। बाद में हम इसमें देखते हैं कि जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी लाल किला में। बाद में बहादुर शाह जफर का ये घर रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ समय के लिए ये मराठाओं के हाथ में भी रहा। फिर बहादुर शाह, फिर हम देखते हैं कि ये बनाया किसने था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था, हम जानते हैं। वहीं उन्होंने ताजमहल में भी मदद की थी, ताजमहल की भी। और बाद में क्या हुआ ना, बहादुर शाह जफर से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, क्योंकि हम देखते हैं 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें बहादुर शाह जफर जो बढ़िया पेंशन पे जी रहे थे, उनको जबरदस्ती उठा के लीडर बना दिया गया था दिखाने के लिए। तो अंग्रेजों ने कहा कहाँ है, कौन है लीडर इसका, तो पकड़ा उनको और उनको उठा के सीधे रंगून भेज दिया था। तो वो वहां पे वो रंगून चले गए थे, वो वहीं पे खत्म हो गए थे। तो बेसिकली तब वो अंग्रेजों के पास आ गया, अंग्रेजों के बाद में हमारी बात सरकार के पास में आ गया लाल किला। अब अगर बात की जाए ना, तो दिल्ली हाई कोर्ट में बहादुर शाह जफर के जो ग्रेट ग्रैंड सन है, बेसिकली बहादुर शाह जफर की जब हम लोग बात करते हैं तो जो मिर्जा मोहम्मद बर्क हैं वो उनके लास्ट एंसेस्टर माने जाते हैं मुगलों के। और उसके बाद के जितने भी मुगल हुए ना वो बहुत ज्यादा गरीबी में जिए हैं। बाय द वे, जो अभी जो ग्रेट ग्रैंड सन की विडो की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी स्लम में रहती हैं, 68 साल की हैं आज, और मुंबई के एक स्लम एरिया में रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, सरकार रिकॉग्नाइज भी करती है, सरकार इन्हें पेंशन भी देती है। तो अभी इन्होंने हाल में क्या किया ना, ये गई दिल्ली हाई कोर्ट में और इन्होंने लाल किला को कह दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, सरकार के द्वारा हड़पी गई, और केस ठोक दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये 150 साल बाद कहां से उठ के आ गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पूरे केस को कैंसिल कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप प्रॉपर्टी पे वो मांग कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मांग करने के लिए एक लिमिट है कि 100 साल, ये नहीं है कि आप कभी भी आके मांग कर लोगे। तो अगर ये शायद पहले ही करती तो इनको मिल भी जाती, लेकिन अब तो ये बिल्कुल नहीं मिल सकती इनको। और बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये दिल्ली कैबिनेट के बारे में, कि दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में एक जो टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है दिल्ली में। इसमें बेसिकली होगा कि 4 साल का एक प्रोग्राम चलाया जाया करेगा जो टीचर्स को स्किलफुल बनाएगा, कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स भी ग्लोबल लेवल को मैच कर रहे हो उसको लेके। क्योंकि दिल्ली की जो मतलब ये सब कहा गया कि दिल्ली कैबिनेट के द्वारा कि हमारा ऐसा मानना है कि जब 100वीं वर्षगांठ बनाए सरकार, मतलब हमारी जो 100वीं स्वतंत्रता जयंती बनाए जब हमारा देश, तो हमारे दिल्ली में जो पर कैपिटा इनकम है वो सिंगापुर से ज्यादा होना चाहिए। तो इन सब के लिए ये नए नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है प्रदीप रावत को लेके। प्रदीप रावत हाल ही में चाइना में इंडिया के नए एम्बेसडर बन गए हैं। बेसिकली पहले जो विक्रम, हम देखते हैं विक्रम मिस्त्री थे, उनका टेन्योर था वो खत्म हो चुका है 3 साल का, और अब ये बन गए हैं। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है चिली को लेके, कि चिली में अभी हाल ही में जो नए प्रेसिडेंट हैं उनको नियुक्त किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट लीडर थे, इनका नाम है बोरिक, और ये 35 साल के हैं केवल। तो चिली के क्या ये ऑलमोस्ट दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए। इनसे पहले 2 और हो चुके हैं, बस ये मान लो 3rd यंगेस्ट है, और चिली के जो सबसे यंगेस्ट है केवल 35 साल के हैं। और अनइक्वालिटी को लेकर इन्होंने, अभी हुआ क्या, चिली में अनइक्वालिटी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लग गए थे, फिर अनइक्वालिटी बढ़ती चली गई, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हुए पिछले 2 साल में। तो उस वजह से अब बोरिक को पूरी जनता ने मिलकर जिताया है कि इन्होंने वादे किए हैं अनइक्वालिटी खत्म करने के, अब देखते हैं कहाँ तक खत्म कर पाते हैं। सॉरी। अगर हम चिली की बात करें तो हम जानते हैं कि लार्जेस्ट अगर किसी के पास में मेरीन जो लाइन है वो लगती है, वो चिली के पास में लगती है, ब्राजील के बाद 2nd नंबर पे।
आटाकामा डेजर्ट भी वहीं पे है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो क्या कहते हैं एंडीज, वो भी वहीं पे है। और चिली उन कुछ अकेले देशों में से है जहां पे पेंगुइन्स पाए जाते हैं, क्योंकि चिली ऑलमोस्ट अंटार्कटिका तक पहुंच जाता है इस वजह से। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है एयरबस को लेके। बहुत छोटी सी न्यूज है कि मल्टी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है एयरबस और टाटा ने मिलके, और दोनों आपस में नई टेक्नोलॉजी के तरफ साथ में मिलकर चलेंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में किसी ने खुलासा नहीं किया है। तो दैट्स ऑल। एक आज के द इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई है एडीबी को लेके। एशियन डेवलपमेंट बैंक हम लोग जानते हैं, और एडीबी का पहले अपन थोड़ा बात कर लें तो 1968 में इसको बनाया गया था। इसके हेड आसाकावा है जो कि जापान से आते हैं, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, 68 इसके मेंबर्स हैं। तो एडीबी की अगर बात करें तो जो अर्बन सर्विसेज है उनको इंप्रूव करने के लिए एडीबी ने इंडिया को तकरीबन $350 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया है। और असम गुवाहाटी के पास में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी, उसके लिए एडीबी ने तकरीबन $112 मिलियन का लोन और दिया है। तो ये 2 लोन है जो अप्रूव किए गए एडीबी द्वारा। बस हमें पता होना चाहिए कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो कहाँ से पैसा आ रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है अभी टेनिस प्लेयर जो हम जानते हैं चाइना की एक है जिनका नाम है पेंग शुआई। अब हुआ क्या था अभी पेंग शुआई को लेकर अभी इंटरनेशनल मीडिया में काफी बातें भी चली थी। उन्होंने अभी चाइना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया था, और जैसे ही उन्होंने चाइना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया वो गायब हो गई थी। ऐसा हो जाता है चाइना में ज्यादातर। तो अभी वो लौट के आई और उन्होंने साफ मना ही कर दिया कि हमने तो किसी चाइना के ऑफिसर को क्रिटिसाइज किया ही नहीं था। वो साफ नकार गई अपनी बात को। तो दैट्स ऑल। बस ये है कि पेंग शुआई जो काफी दिन से न्यूज में है इसलिए मैंने ये कवर कर लिया बस। और हमें पता होना चाहिए चाइना की एक टेनिस प्लेयर है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है जापान के माइजावा को लेके। माइजावा बाय द वे जापान की एक बिलियनर है, वो हाल ही में स्पेस फ्लाइट से लौटे हैं 12 दिन की। अगर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे जाने वाली बात करें तो जापान के सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी बन गए हैं माइजावा। और बाय द वे 2023 में स्पेस एक्स जो मून पे लेके लोगों को जाने वाला है, एलोन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स, वो 2023 में लोगों को मून पे लेके जाने वाली है एज एन ट्रेवलर। तो उसके लिए भी माइजावा ने अपना फॉर्म भर के रखा है कि वो वहां पे भी जाएंगे, बिलियनियर है तो पैसा खर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं स्पेस में। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है उत्तराखंड से कि उत्तराखंड के नए मेंटल हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त कर दिया गया है। ऋषभ पंत बाय द वे इंडियन क्रिकेट टीम में बैट्समैन और बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर बेसिकली, और हाँ शायद विकेट कीपिंग भी करते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है बीबीसी को लेकर कि बीबीसी ने अभी अपने सर्वश्रेष्ठ खेल 80 मतलब बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो अमेरिका ओपन में हम लोग जानते हैं रडाउकानु थे, तो रडाउकानु ने अमेरिका ओपन जीता था चैंपियनशिप, उनको बीबीसी ने सर्वश्रेष्ठ खेल 80 का अवार्ड दिया है। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई है नदी उत्सव को लेकर। देखो नदी उत्सव क्या है बेसिकली, हम जानते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चलता है हमारे यहाँ, जो कि नेशनल गंगा काउंसिल के अंतर्गत आता है, वही चलाती है इंडिया में, और जो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है जिसके हेड प्रमोद सावंत। तो ये 22 स्टेट्स में और 170 डिस्ट्रिक्ट्स में मिशन जो नदी उत्सव है उसको बनाया जाएगा। अलग अलग प्रोग्राम कराए जाएंगे, नदी को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाएगी, नदियों की सफाई की जाएगी, कुछ वॉलंटरी वर्क्स किए जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप एनजीओस मिलकर आपस में काम करेंगे। तो बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है अभी यूएस में टिकटॉक को लेके। अभी प्रॉब्लम क्या हुई ना यूएस में शूटिंग्स को लेके, मर्डर्स को लेके बहुत ज्यादा टिकटॉक वायरल होने लगे थे, और उस वजह से काफी जगह पे शूटिंग्स हो गई, लोग बंदूकें लेके बाहर घूम रहे थे टिकटॉक बनाने के लिए, तो कई जगह पे पुलिस लगानी पड़ी लोगों को रोकने के लिए। तो इसको लेके बहुत ज्यादा केओस बन गया है, और कई कुछ प्रांतों में बेसिकली टेक्सास जैसी जगह पे हम लोग देखते हैं कि कुछ जगहों पे तो यहां तक मांग की गई जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा, कि टिकटॉक को बैन तक कर दिया जाए वहां पे। अब होता क्या है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन न्यूज में है इसलिए मैंने कवर कर लिया। एक नेक्स्ट न्यूज है जो गंगा एक्सप्रेसवे को लेके आई है कि शाहजहांपुर यूपी में हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है गंगा एक्सप्रेसवे का, और गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा अब, और प्रयागराज से मेरठ तक जाएगा। ये हम जानते हैं पूरे ईस्ट और वेस्ट यूपी को जोड़ेगा। 600 किलोमीटर का है, तकरीबन 598 कुछ किलोमीटर का है, तो ऑलमोस्ट 600 है, और 36,000 करोड़ से ये बनेगा। और एक 35 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी इसमें, जिससे अगर प्लेन वगैरह को आपातकालीन लैंड करना हो तो वो भी करा सके।
एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है बेस्ट डेब्यूट पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स पर्सन को लेके। तो ये वुमेन्स का इस बार का अवनी लखेरा ने जीता है, जो हमारे यहाँ की हम जानते हैं शूटर है। इन्होंने इस बार के जो पैरा ओलंपिक है उसमें एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, और जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ और है, लास्ट जो खेल नर्सरी स्कीम को लेके आई है कि हरियाणा ने एक खेल अपने यहाँ स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इस बार हम लोग देखते हैं कुश्ती ही एक ऐसा खेल था, कुश्ती और जेवलिन, ये दो ही ऐसे खेल रहे हैं जिनमें हरियाणा के लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है ओलंपिक्स में। तो और भी डाइवर्सिफाइड किए जाए वहाँ के खेलों को, और खेलों को भी प्रमोट किया जाए, इसके लिए खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा की सरकार के द्वारा। बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो न्यूज़ तो आज की इतनी ही थी। अब यहाँ से हमारे एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो एक एडिटोरियल आया है ब्लॉकचेन को लेके। ये क्या है? देखो, ब्लॉकचेन पर अभी हम जानते हैं हमारी केंद्र सरकार ने एक नेशनल फ्रेमवर्क को जारी किया है भारत सरकार के द्वारा, और भारत सरकार ने जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, उससे ये कहा है कि 44 अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऐसे 44 अलग अलग सेक्टर्स में एक कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार करें जिससे हम उन सेक्टर्स को ब्लॉकचेन पे ला सकें। ब्लॉकचेन पे ला सकें बेसिकली जो ई गवर्नेंस के जो एरिया होते हैं कि हाँ कोई भी चीज़ें हैं, जैसे चाहे राशन कार्ड मान लो, आधार कार्ड मान लो, ये वो फलान टकाने, ऐसी सुविधाएं जो गवर्नेंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उनके लिए एक ऐसा कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया जाए आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा कि उनको हम ब्लॉकचेन से कर सकें। अब ये किस लिए? जिससे भारत ब्लॉकचेन को जल्दी से जल्दी एडॉप्ट कर पाए, और क्योंकि आने वाले समय में ब्लॉकचेन फ्यूचर है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि 2022 तक $10 बिलियन का मार्केट हो जाएगा ब्लॉकचेन। अगर हम बात करें 30% ऑफ ग्लोबल वेस्ट फाउंडेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन पे काम करेगी 2025 तक, और 2030 तक ये तकरीबन $3.1 ट्रिलियन का हो जाएगा मार्केट। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत इसको जल्दी से जल्दी अपना रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है, हमारे पीएम ने भी ये कहा है, मोदी जी ने, कि ब्लॉकचेन में भारत अग्रणी देश बनेगा और ब्लॉकचेन को लीड करेगा ग्लोबली। अब ये कैसे करेगा? देखो, हम जानते हैं भारत में आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारी सॉफ्टवेयर पावर भारत की बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग विदेशों में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। भारत के पास में इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो तकरीबन 80 करोड़ होने वाली है। तो भारत के पास में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है जिसमें भारत खुद से ही जनरेट करके, एक तरीके से मांग जनरेट करके उसकी पूर्ति भी कर सकता है। ब्लॉकचेन से ट्रांसपेरेंसी भी होगी और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात भी आएगी। वही बात कहते हैं ना कि देखो, अब बहुत से लोग, अब ये जो दो चीजें मैंने पहले बात की, ये तो चाइना में भी है, पॉपुलेशन तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना अग्रणी देश क्यों नहीं बन सकता? चाइना मानो चलो और चीजों में ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट कर देगा, एक बार मान लिया जाता है, लेकिन चाइना की जैसी सरकार है वो कभी भी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी या इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं करते, जो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश होने की वजह से करता है। इस वजह से हम लोग गवर्नेंस में भी ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उनको करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। यही हम बात करें कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इसको एडॉप्ट बहुत जल्दी कर लिया है, कि एडॉप्टेबिलिटी एक तरीके से बेसिकली कहा जाए तो भारत सरकार की बहुत तेज है। अभी हम देखते हैं कुछ ही देश हैं जिन्होंने इसको एडॉप्ट किया और भारत ने भी कर लिया है। अब डिसेंट्रलाइजेशन होगा इससे चीजों का, वो तो होगा ही होगा, और लोकल पावर को भी ये बढ़ाएगा, और सरकार इसको अर्ली स्टेज में अपना रही है, इसमें इन्वेस्ट कर रही है। ये दिखाता है कि सरकार आने वाले जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं उनको समझ पा रही है। वही है ना कि भाई जैसे मान लो एक रिपोर्ट्स होती है, जैसे मैं बेसिकली बताऊं ई गवर्नेंस में इसका कैसे फायदा होगा। तो मानो एक चीज है, जैसे एक रजिस्टर मान ले रहा है, एक सिंपल लैंग्वेज में एक रजिस्टर हुआ, कोई बंदा आया, उसने कोई सामान लिया तो उसकी भी एक नोट हो गई वहां पे, किसी बंदे ने दिया उसका भी एक नोट हो गया वहां पे, इसको दिया उस चीज का भी नोट हो गया, किस तारीख को दिया उस चीज का भी नोट हो गया, फिर वो सामान उसने दूसरे को कब दिया उस चीज का भी नोट हो गया। ये ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं और यही ब्लॉक्स मिलके उस चीज की एक ब्लॉक चेन बना देते हैं। तो ओवरऑल इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छी रहती है, और अगर बीच में ये कहीं किसी से दूसरे हाथ में पहुंच गया तो तुम उस चेन को देख के आराम से समझ भी पाओगे कि यहाँ बीच में से ये कैसे गायब हो गया, मतलब कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, सीधी सी बात है। तो गवर्निंग मॉडल को भी ये फास्ट करेगा और क्रॉस चेकिंग जो प्रोसेस है उसको भी
एक तरीके से सहूलियत कर देगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिस वजह से गवर्नेंस में भ्रष्टाचार कम होगा। अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम क्या है जब इसको हम लोग गवर्निंग में लेके जाते हैं? पहली तो प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी की, क्योंकि हमारे यहाँ लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है अभी। स्केलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नॉर्मल ई गवर्नेंस को समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो स्किल तो तुम कैसे ही करोगे चीज़ों को। दूसरी बात आती है, चलो उसको स्किल्स के द्वारा किया भी जा सकता है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग कहते हैं ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन सोचो एक साइबर अटैक होता है, जो साइबर अटैक या सिक्योरिटी थ्रेट आता है कोई, जिस वजह से पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है, तब तुम्हारी पूरे गवर्नेंस की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब मतलब गवर्नेंस की जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी एक साथ में कोलैप्स कर जाएंगी। ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है। अंतर समन्वयन में प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे 2 से ज्यादा अलग अलग जो ऑफिसेस हैं या अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनका अंतर समन्वयन कैसे किया जाएगा ब्लॉकचेन में, इसको लेके अभी कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास में। और डाटा लोकलाइजेशन तो प्रॉब्लम है ही है कि हमारे यहाँ जो डाटा है वो इंडिया का इंडिया में रहे, ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स तुम कहीं और सेव कर रहे हो, कहीं और डाटा सेंटर बने हैं, तो जो कि इंडिया में अभी है। ज्यादातर चीजों का डाटा इंडिया में सेव नहीं होता है। तो दैट्स ऑल, बस यही कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, वो आया है फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में, और इसमें ऑथर ने भर भर के बुराई की है केंद्र सरकार की, जो कि है देखो बेसिकली कहना यह है कि केंद्र सरकार ने पिछली 5 सालों में फिजिकल फेडरलिज्म पे बहुत अटैक किया है, और बेसिकली बहुत संकट में है हमारा संघवाद, जिसकी हत्या की जा रही है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। ये कैसे? देखो उसने कुछ चीजें कोट की है, मैं सब कोट कर दे रहा। देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें एक समय पे बहुत ज्यादा चलती थी, जिसमें 80-20 का रेशियो रहता था कि 80% केंद्र सरकार देगी, 20% राज्य सरकार देंगी। आज 80-20 का रेशियो से केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। आज ज्यादातर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती हैं उनमें 60-40 का रेशियो रहता है, तो मतलब राज्य सरकारों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है 40। और वहीं हम देखते हैं जहां भी हेल्थ की बात आ जाती है वहां तो ये रेशियो 50-50 तक पहुंच जाता है कई जगह। और जैसे हम मान ले हिमालयन राज्य है, वहां पे ये रेशियो 100% केंद्र का रहता था, वहां पे भी 90-10 कर दिया गया है। मतलब राज्यों की भूमिका स्पॉन्सरशिप में बढ़ाई गई है और केंद्र ने अपना पैसा बचाया है। दूसरा हम देखते हैं 15th फाइनेंशियल कमीशन जो आया था, उसके रेफरेंसेस जो थे उन सब टर्म्स को गलत तरीके से लागू किया गया। 15th फाइनेंशियल कमीशन को लेके काफी राज्यों में प्रोटेस्ट हुआ, जिसको लेके केंद्र सरकार ने किसी की एक नहीं सुनी। फिर हम देखते हैं डिमोनेटाइजेशन बिना सलाह के आ गया, जबकि राज्यों से सलाह लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा कदम उठाना बिना राज्यों की सलाह के ले लिया गया। जीएसटी जैसी चीजें, जब जीएसटी लाई गई, तुम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा जो हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है, उन टैक्सेशन को ज्यादातर को खत्म करके एक टैक्स बना दिया गया, और उसके बाद में वो पूरी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित कर दी गई, ज्यादातर उसकी शक्तियां, जिस वजह से राज्य सरकारों की शक्तियां अगर हम देखते हैं टैक्सेशन को लेकर वो कम हुई है। इसके बाद में जो जीएसटी का मुआवजा भी होता था, कहा गया था कि 5 साल तक जितना भी राज्यों को नुकसान होगा वो सरकार केंद्र सरकार देगी। वो मुआवजा इस साल से खत्म होने वाला है, अगले साल से क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। राज्य शोर मचा रहे हैं, राज्यों ने कोर्ट में अपील की है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, वो केसेस लटके पड़े हैं। स्मार्ट सिटी की हम लोग बात करते हैं, तुम लोग एक सिटी बनानी है जो बहुत स्मार्ट हो। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए तुम्हें राज्य के सहयोग की जरूरत है, चाहे कोई भी सिटी को स्मार्ट करो। केंद्र सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है, उसमें राज्यों का सहयोग नहीं ले रही है। काफी राज्य उससे नाराज भी है कि आप हमारे यहाँ आके हमारी सिटी को अगर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो हमारे साथ में तो काम करेंगे, कि खुद से आके काम करने लगेंगे। तो वहां पे काफी जगह केंद्र सरकार खुद से काम करवा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी स्कीमें जबरदस्ती लागू की जा रही है कि राज्य सरकारों को मानना जरूरी होगा, और ये कैसे होगा ये अभी मैं आगे बताऊंगा। ये स्कीमें लागू की जा रही है जिसमें काफी राज्य सरकारों का कहना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड करेंगे तो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कि बाहर के लोग अपने राशन कार्ड ले लेकर आ जाएंगे। जैसे मान लो ज्यादातर लोग सूरत, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। वो लोग अपने वहां का राशन कार्ड आके दिल्ली में ही लेने लगेंगे राशन, तो दिल्ली सरकार का तो राशन ही नहीं बचेगा। ये प्रॉब्लम है। आपदा जब आती है, जैसे मान लो कोरोना आया था, कंसल्टेशन ही नहीं किया, बिना कंसल्टेशन के बड़े बड़े कदम उठा लिए, लॉकडाउन कर दिया। केंद्र सरकार ने अपने एरिया से बाहर निकल के कई जगह काम किया आपदा के समय, राज्य सरकारों के पूरे अधिकारों को खत्म कर दिया, लॉकडाउन कर दिया बिना पूछे। और फिर जब सेकेंड वेव आती है, हम लोग बात करते हैं,
तो जब सेकंड वेव में जब लोग मर रहे थे, रोडों पर मर रहे थे, उन पे ऑक्सीजन नहीं था, उन पे बेड्स नहीं थे, उन पे वेंटिलेटर्स नहीं थे, तो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा था कि हेल्थ तो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ऐसी बचकाना बातें एक तरीके से। 3 कृषि कानून आते हैं, जिन कृषि कानूनों के आने के समय देखा जाता है कि राज्यों से पूछा ही नहीं जाता। राज्य तो छोड़ो, इवन दो जो कृषि संगठन है उनसे भी कोई सलाह नहीं ली जाती, बिना बिना किसी उसके पारित हो जाते हैं, मतलब बिना किसी कंसल्टेंट्स के या बिना किसी डिबेट के पारित हो रहे हैं। और आजकल तो हर दूसरा बिल बिना डिबेट के पारित हो रहा है। आज भी एक बिना डिबेट के पारित हो चुका है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। बैंक रेगुलेशंस की हम लोग बात कर लें। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो एक समय पे स्टेट के अंतर्गत आते थे। हम लोगों ने बैंक रेगुलेशन बिल लेके आए और उसके तहत कोऑपरेटिव बैंक्स को सीधे आरबीआई के अंतर्गत कर दिया, और आरबीआई केंद्र के अंतर्गत आता है। कोऑपरेटिव बैंक्स पे जितनी भी पावर थी तुमने स्टेट की पूरी छीन ली, और उसके तहत ये फेडरलिज्म को सीधा धक्का ही है, सीधी बात है, बिना राज्यों से अनुमति लिए या बिना राज्यों की सहमति के। हम देखते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट आया था, जिसके तहत जितनी भी नेशनल टेरिटरीज है बेसिकली, चाहे हम लोग चंडीगढ़ की बात कर ले, या हम लोग बात कर ले दिल्ली की, या हम लोग पुडुचेरी की बात कर ले, इनमें जो झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं उनको संभालना, उनको देखना, ये सारे काम यूटी के द्वारा किए जाते थे। और वहां की लोकल अगर वहीं कहीं पे गवर्नमेंट है तो वहां पे, नहीं तो एलजी के द्वारा किए जाते थे। वो केंद्र सरकार ने कह दिया नहीं, अब सीधा हम इसको देखेंगे, हम खुद ही देखेंगे। झुग्गी झोपड़ियों को चाहे डिस्प्लेस करना है दूसरी जगह है, इनको नए घर देने हैं, झुग्गी झोपड़ियों को खत्म करना है, वो सब केंद्र सरकार अब सीधे देख रही है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गया वो सब। हम देखते हैं मरीन फिशरीज बिल आ गया। मरीन फिशरीज बिल को लेकर कितना ज्यादा हंगामा हुआ है कि कहा यह जा रहा है कि जो फिशरीज मार्केट्स होते हैं उनमें कैसे कैसे रुपए, जो मतलब जैसे मान लो एक फिश को लेके 1 रुपए है, तो वो लोकल रुपए भी केंद्र सरकार तय करने लगी है। अब सोचो, लोकल रुपए, और वो केवल इस वजह से कि इंटरनेशनल रेगुलेशन, इंटरनेशनल दबाव आ रहा है कि भारत में सस्ती फिशेस या सस्ती चीजें बिच रही हैं, उनको वजह से बाद सब्सिडाइज बहुत ज्यादा किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कई कई जगह फिशरमैन्स को, और उन वजह से दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है, तो WTO सैंक्शन लगा रहा है। इसलिए हमें ये केंद्र सरकार के अंतर्गत लाना पड़ेगा। राज्य सरकारों की पावर यहां कम कर दी। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल केंद्र सरकार लेके आई है। डिस्कॉम कंपनीज, देखो डिस्कॉम कंपनीज बेसिकली क्या होती हैं, जैसे मान लो जेनकॉम और डिस्कॉम 2 कंपनियां होती हैं। जेनकॉम कंपनियों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है और डिस्कॉम कंपनी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जितने भी डिस्कॉम कंपनीज है, मतलब जो बिजली को बेच रही हैं, जो पैसा कमा रही हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आते हैं। राज्य सरकारें जो डिस्कॉम कंपनियों का फायदे का 40% शेयर रखती हैं, उसको पूरा खत्म कर दिया जाता है। और केंद्र सरकार कहती है कि डिस्कॉम कंपनियों का अब पूरा अधिग्रहण हम करेंगे, देख रेख रखाव हम करेंगे, और पूरा का पूरा पैसा सीधे के सीधे केंद्र सरकार के खाते में जाएगा, और उसके बाद में राज्यों को बांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हम देखते हैं 15th फाइनेंशियल कमीशन, उसके हिसाब से ये चीज। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डैम सेफ्टी बिल लेके आया जाता है। डैम सेफ्टी 2 राज्यों के बीच में कई बार डैम को लेके बने हुए हैं, हम लोग देखते हैं बहुत सारे मुद्दे बने हुए हैं, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, MP UP के बीच में वो डैम को लेके मुद्दे बने हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं असम में भी मुद्दे बने हुए हैं। डैम सेफ्टी बिल लाया जाता है। पूरे डैम्स के लिए एक अथॉरिटी तैयार कर दी जाती है, केंद्रीय अथॉरिटी, और अब वो केंद्रीय अथॉरिटी तय करेगी कि कहां डैम को कैसे करना है, कितना डैम कितना पानी भरेगा, कितना डैम कितना पानी रिलीज करेगा। एक राज्य जो वहां पे जरूरी है, जो वहां की लोकल चीजों को जानता है, उसको उस अथॉरिटी में कई बार इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता। इवन दो तमिलनाडु में हम लोग देखते हैं इसको लेकर कितना प्रोटेस्ट हुआ था, इवन दो तमिलनाडु के असेंबली में डैम सेफ्टी बिल को फाड़ दिया गया था, इतना प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, और उसमें भाषाओं को लेकर प्रोटेस्ट हो जाता है, हम देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट्स बना दी जाती है, जिसके अंतर्गत पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डाल दिया जाता है, जिन पे राज्यों का सीधा अधिकार होता था। अब वो अधिकार केंद्र सरकार के पास में चला जाता है। इवन दो केंद्र सरकार क्या कर रही है, लगातार सेस बढ़ाती जा रही है। अब समझना, हमारे देश में जितना भी टोटल टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, हम 2019-20 की बात करें तो तकरीबन 12% सेस में जाता था। याद रखना, टैक्स जब किसी भी इंसान से वसूला जाता है तो वो राज्य और केंद्र सरकारों में बांटा जाता है, लेकिन जब सेस वसूला जाता है ना, तो वो पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार अकेले रखती है। केंद्र सरकार जिसका 2019-2020 में केवल 12% सेस में हिस्सा था, आज ओवरऑल टैक्सेस में सेस 23.46% है, ऑलमोस्ट डबल होने की कगार पे आ गया है सेस। और हम बात करना
केंद्र का फिजिकल डेफिशिएट, जैसे आपदा की प्रॉब्लम आई तो केंद्र सरकार ने बहुत लोन्स लिए। फिजिकल डेफिशिएट हम लोग देखते हैं 2018-9 में 3.5% चलता था, आज 10%, 11%, 12% फिजिकल डेफिशिएट पहुंच जा रहा है केंद्र सरकार का। लेकिन अगर राज्य कह रहे हैं कि आपदा तो उनके यहां भी चल रही है ना, कोरोना तुम्हारे यहाँ अकेले तो आया नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि हम 3% से अपना फिजिकल डेफिशिएट 4% भी करें, तो केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, तुम्हें FRVM एक्ट लागू करना पड़ेगा, पहले तुम्हें वन नेशन वन राशन कार्ड है उसको लागू करना पड़ेगा, तुम्हें पावर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, पहले रिफॉर्म्स पूरे करोगे तब तुम फिजिकल डेफिशिएट बढ़ा सकते हो, और वहां तुम कर रहे हो तो तुम पे कोई रोक टोक नहीं। अब वही है ना, ये हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीमों की बात ले लें, जिसमें हम देखते हैं गुजरात सरकार ने 87,000 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें बीमा कंपनियों ने मात्र 1,000 करोड़ रुपए की बीमा बांटे हैं। राज्यों का पैसा खा गई बीमा कंपनियां, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इवन दो इस वजह से जो नॉन पॉलिटिकल राज्य, जो नॉन बीजेपी राज्य हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीमों को बंद ही कर दिया है टोटली। यानी कि ओवरऑल में कहने का मतलब यह है कि जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसको, सहकारी संघवाद जिसको हम लोग बात करते हैं, या आर्थिक संघवाद की बात कर ले, उसको लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब यहां पे करने की क्या जरूरत है? करने की जरूरत है जैसे GST काउंसिल है, जिसमें सब लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, राज्य भी केंद्र सरकार भी, ऐसी काउंसिल्स बनाने की और जरूरत है जिनमें हर एक मुद्दे पे, इन सारे मुद्दों के लिए अलग अलग काउंसिल्स बने, उन पे बैठ के बातें हो, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स बैठे उनमें, और उनमें राज्य सरकारों का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए। नीति आयोग जैसी संस्थानें हैं जो रिपोर्ट्स निकालती हैं, उन रिपोर्ट्स का कोई ब्यौरा ही नहीं लिया जाता, उनको यूज करना शुरू करें। नीति आयोग जैसी संस्थानें जिनमें सब मिलकर काम करते हैं, एक्सपर्ट्स की अलग अलग थिंक टैंक्स बने हुए हैं, उनका यूज किया जाए। जब PM CM की मुलाकात होती है ना, तो कई बार अपने पॉलिटिकल लाइन की वजह से वहां पे लोग खुल के बोलते नहीं है। PM CM की मुलाकात जब हो, तब जो CMs जो हैं उन्हें ये दिखाना चाहिए कि फिजिकल पॉलिसीज में, या हम लोग बात करें संघवाद में, राज्यों को लगातार तोड़ा जा रहा है, केंद्र सरकार पूरी शक्तियां अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, और इन पॉलिटिकल लाइंस पे बोलना जरूरी भी है, चाहे वो तुम्हारी खुद की पार्टी की ही केंद्र सरकार क्यों ना हो। लेकिन हाँ, हम जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस में एक चीज और कही जाती है कि जब पूर्ण बहुमत से आई हुई सरकार होती है ना, तो केंद्र की शक्तियां इंडिविजुअली बढ़ ही जाती हैं। लेकिन अब ये कुछ हद से ज्यादा बाहर जा रही हैं, तो इनको संभालना जरूरी है। तो इस एडिटोरियल में तो यही था। तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करें 21 दिसंबर की, तो यही कारण था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था।